से मैं हाथ जोड़ के ऐसे यहां तक हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस बार सिर्फ एक मौका दे दो मुझे। करोड़ों रुपए के पैकेज, लाखों रुपए के महीने की तनख्वाह छोड़ के और अपने इलाके में धूल फांक रहा है, तो वो पैसे का लालची तो नहीं है। कम से कम ये तो पूरा इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि टॉयलेटों के लिए जो पैसा मिलता है, बल्कि देहात में तो नुके हुए हैं कि लेटरिंग खागा। राजनीति के लोग बैठे हुए हैं पदों पे, वो चाहते ही नहीं कि इस इलाके का कोई आदमी पढ़ने पढ़ाने की बात करे और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की कोई बात करे। तो उस जकड़न को तोड़ने के लिए फिर हमने ये तय किया कि नहीं, इन मक्कार लोगों से, इन गुंडे लोगों से लड़ना पड़ेगा। एजुकेशन के इंस्टीट्यूशनों से भी चंदा उगाना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं। कोई ऐसा बिजनेस ऐसा नहीं जिससे ये मंथली नहीं लेते। और मैं ये नहीं कह रहा, पूरा इलाके में आप बच्चे बच्चे से जाकर पूछ लो, छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर और आपके जो मर जाते हैं उनके विधवाओं को जो पैसा मिलता है उनकी का, उनमें भी इनकी दलाली। टिकट विकट बहुत छोटी बातें हैं, इसलिए मैं इस तर्क को और इस तर्क वितर्क को, टिकट वाले को मैं कभी छेड़ना नहीं चाहता। कोई जेईएन बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो ये अपने हक की लड़ाई तो ऐसे गर्दन पकड़ के ले लेंगे अपना हक किसी से। तो सबसे पहला काम जो करना है इस इलाके में वो एजुकेशन का करना है। बोर्ड लगा हुआ था, अब से पहले हिंदी में लिखा हुआ था स्कूल का नाम, वो बोर्ड उठा के कबाड़े में फेंक दिया। एक नया बोर्ड लाए, नए बोर्ड में अंग्रेजी में स्कूल का नाम लिख दिया और इससे कह दिया कि अब अंग्रेजी मीडियम हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं कि मुझे आजमाइए, अभी पूरा 1 साल है, मुझे हर तरह से आजमाइए और मुझे आजमा के अगर मैं ये लगता है कि ये लड़का सक्षम है, पढ़ा लिखा है, काबिल है और हमारे इलाके के लिए काम करेगा, तो मुझ पर फिर एक बार सिर्फ भरोसा कीजिए। 35 साल से इस परिवार को ढो रहे हैं हम, इसको एक बार हाथ जोड़ के आप बिठा दीजिए कि खुदा के वास्ते, तम पहले और दुनिया का पामन में स्वापी पटकता आया, अब हम त्योहार पामन में स्वापी पटक रहे हैं, तम खुदा के वास्ते अब मान जाओ, या छोरा चुन लियो और फिर देखो 5 साल, सिर्फ 5 साल में अगर आपके बच्चों में एक एक घर से अगर मैंने लड़के नहीं पढ़ा दिए, एक एक घर से मैंने बच्चियां नहीं पढ़ा दी। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ खास मेहमान हुए CA मुख्तार अहमद, जो कि कामा विधानसभा से वो अब की बार राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और सोच रखी है उन्होंने कि यहाँ से चुनाव लड़ना है, क्योंकि राजनीति में आना बहुत जरूरी होता है इंसान को, अगर क्षेत्र की विकास की समस्याओं को उठाना है, फिर क्षेत्र में विकास कराना। अगर आज वक्त की बात करें, वर्तमान में क्षेत्र की जो दशा है, दिशा है, उस पर बात करेंगे, युवाओं की शिक्षा पे बात करेंगे और जो मूलभूत समस्या क्षेत्र में बनी हुई है लोगों की, उन पर भी बात करेंगे। और जो मुखियार जी हैं, किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, किस पार्टी को फॉलो करते हैं और चुनाव में उनके क्या क्या मुद्दे होंगे, ये सारी बात उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुखियार जी आपका। मुखियार बहुत बहुत शुक्रिया सर, बताएं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी राजनीति की थिंकिंग है, यानी कि आपको चुनाव में आने की, आप अपना CA करने के बाद कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अच्छे से कमा रहे थे, फिर राजनीति में आने का कैसे मन किया, कैसे विचार बना, वो थिंकिंग कहाँ से? बेसिकली मैं राजनीति से भी पहले एक समाज नीति होती है, समाज के लिए काम करने की एक सोच होती है। और मेरे ख्याल से जो बच्चा पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, उस हर व्यक्ति के मन में, उसके जहन में अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करने की भावना होती है और वो स्कूलिंग से ही भावना जगाई जाती है। टीचर्स मोटिवेट करते हैं, एक जहन बनता है कि भाई हमें अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना है, तो वो एक जहन बना था वहाँ से। तो जब हमने यहाँ काम करना शुरू किया एजुकेशन में, क्योंकि हमारा इलाका पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में बल्कि सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में, तो हमने एजुकेशन में काम करना शुरू किया। क्योंकि कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र शिक्षा के रास्ते से ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो यहाँ जब ये महसूस किया कि ऐसी जकड़न है कि लोग, जो राजनीति के लोग बैठे हुए हैं पदों पे, वो चाहते ही नहीं कि इस इलाके का कोई आदमी पढ़ने पढ़ाने की बात करे और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की कोई बात करे। तो उस जकड़न को तोड़ने के लिए फिर हमने ये तय किया कि नहीं,
इन मक्कार लोगों से, इन गुंडे लोगों से लड़ना पड़ेगा जो इस इलाके को ऐसे जकड़ के रखना चाहते हैं। आप ये देखो, कहीं स्पेस ही नहीं है किसी आदमी के लिए। एजुकेशन के इंस्टीट्यूशनों से भी चंदा उगाना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं। कोई ऐसा बिजनेस ऐसा नहीं जिससे ये मंथली नहीं लेते। और मैं ये नहीं कह रहा, पूरा इलाके में आप बच्चे बच्चे से जाकर पूछ लो, छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर और आपके जो मर जाते हैं उनके विधवाओं को जो पैसा मिलता है उनकी का, उनमें भी इनकी दलाली। और टॉयलेटों के लिए जो पैसा मिलता है, बल्कि देहात में तो नुके हुए कि लेटरिंग खागा। ऐसी स्थिति है इस इलाके में कि कोई ऐसा इलाका ही नहीं है जिसमें दलाली नहीं करते हो, जिसमें पैसे नहीं खाते हो। और पूरा इलाका जानता है ये बात। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये तय करा कि हमारा इलाका है और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम देखें कि इलाका गर्त की तरफ जा रहा है तो उसको बदहाली से तरक्की की तरफ ले जाने में हमारी जिम्मेदारी बनती है। नौजवान हैं हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बिल्कुल। जब आपने चुनाव में ताल ठोक ही दिए तो किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, किस पार्टी के टिकट के लिए भी आप उम्मीद लगाए हुए हैं? बड़ी बड़ी दुविधा है, बड़ी ऐसी स्थिति है इस इलाके में जब काम करते हैं ना। मैं तो इस सोच का आदमी नहीं कि पार्टियों की बात करें हम। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं इस इलाके में जो राजनीति की बात कर रहा है, जो पार्टियों की बात नहीं कर रहा, जो लोगों की बात कर रहा है। जिस दिन से मैंने ये तय किया था कि राजनीति करनी है, उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया, कोई पार्टी मुझे इस लायक समझे मत समझे, मैं मेरे लोगों के इलाके के लोगों को जिस दिन लग गया कि यार ये आदमी ईमानदार है, काबिल है और सक्षम है और इलाके के लोगों को, सब सारे धर्म के लोगों को एक आंख से देख सकता है, सबको एक साथ लेके चल सकता है, तो फिर टिकट विकट बहुत छोटी बातें हैं। इसलिए मैं इस तर्क को और इस तर्क वितर्क को, टिकट वाले को मैं कभी छेड़ना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं हमारे इलाके के लोगों से कि जितने भी आज हमारे इलाके में सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिखेंगे आपको, लेकिन वो सिर्फ टिकट के दावेदार हैं, उनको कैंडिडेट मत कहिए आप। कैंडिडेट वो होता है जो इलाके के लोगों के बीच घूमता है, वो तो टिकट के दावेदार हैं, तो टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई जयपुर दौड़ रहा है। मैं अकेला ऐसा आदमी जो दिल्ली जयपुर नहीं दौड़ रहा, जो अपने लोगों के इलाके के एक एक बच्चे के पास जा रहा हूँ, गरीब आदमी के पास भी जा रहा हूँ, झोंपड़ी वाले के पास भी जा रहा हूँ, महल वाले के पास भी जा रहा हूँ। तो ये टिकट की राजनीति का भी यहाँ से, मुझे अगर टिकट मिल भी जाएगा ना, तब भी मैं लोगों से ये कहूंगा, मुझे टिकट की वजह से वोट मत करना। अगर मैं काबिल हूं, मैं सक्षम हूं, तो ही मुझे वोट करना। आपके बच्चों का भविष्य अगर देखते हो कि यह आदमी आपके बच्चों का अच्छे भविष्य के लिए काम कर सकता है, फिर मुझे वोट। तो ये टिकट वाली राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की राजनीति कर रहा हूँ, समाज के ऊपर जी। तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोग पहले कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव का वक्त आ जाता है, चुनाव से पहले ही वो लोग नजर तक नहीं आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सीए जो मुख्तार जो हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि अभी जनता से जाए, बीच में पहुंचे, उनको कहें कि मैं आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए खड़ा हूँ, आज सब कुछ मैं आपको करूँगा जो उनकी परेशानियां हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आए, लेकिन फिर कुछ पैसे लेके या किसी भी वजह से वो चुनाव में नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या दुविधा रही है यहाँ के लोगों। मेरे मामले में इस बात को लेके पूरा इलाका आश्वस्त है कि यह आदमी न पैसे से बिकेगा। वो इसलिए आश्वस्त हैं कि चुनाव में जनाब अभी 1 साल है, अभी ना तो किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार तय है कि कोई फलाने, जो ये आरोप जब लगते हैं, जब चुनाव पास आ जाते हैं, कोई खड़ा हो जाता है कि उसने खड़ा कर दिया, इसने खड़ा कर दिया। आज तो इस इलाके में मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, मैं अकेला उम्मीदवार हूं जो ये कह रहा हूं कि ना किसी पार्टी की बात कर रहा कि मुझे टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं किसी पार्टी से मुझे टिकट मिले मत मिले, मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा अपने लोगों के बीच रह के। और आज की डेट में आप गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, बच्चे में ये इस बात का जोश है इस बार कि यार कोई व्यक्ति है हमारे इलाके में जो बेबाक तरीके से बोलता है और पढ़ा लिखा है और इलाके के लिए दर्द रखता है, तकलीफ रखता है। नौजवानों का तो तबका है, पूरा का पूरा नौजवान तबका मेरे साथ खड़ा है और मैं ये कहता हूं मैं उनके साथ खड़ा हूं, हम सब मिलके से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ये स्थिति नहीं है कि बैठने उठने के लिए 1 साल पहले से मैं घर घर घूम रहा हूँ, न टिकट की बात कर रहा, न किसी की ये कह रहा हूँ चुनाव लड़ूंगा। तो ये तो कोई स्थिति नहीं है, बैठने उठने वाला तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बैठता आदमी क्यों है? मुझे इतना बड़ा स्कूल का सेटअप मैंने खड़ा किया हुआ है, अलवर में हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं नीट और IIT की तैयारी कराने के लिए। तो लोग पैसे के लालच में हो सकता है उठते बैठते हों, बहुत लोग देखे, लेकिन पैसे जैसे लालच का कोई मसला नहीं है। एक आदमी
करोड़ों रुपए के पैकेज, लाखों रुपए के महीने की तनख्वाह छोड़ के और अपने इलाके में धूल फांक रहा है, तो वो पैसे का लालची तो नहीं है। कम से कम ये तो पूरा पूरा इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं पैसे का लालची। जो आपके मुद्दे होंगे चुनाव के, तो मेन क्या होंगे, किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मुद्दे तो बुनियादी बात करें अगर हम बुनियादी, तो मुद्दे क्या रहते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन बदहाल है इस इलाके की। किसी स्कूल में चले जाओ आप, टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, टीचर नहीं है स्कूलों में, 500 के एनरोलमेंट है, एक टीचर है स्कूल में। तो एजुकेशन बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं जब इस इलाके के बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये पढ़ के बड़ी नौकरियों में जाएंगे। कोई जेईएन बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो ये अपने हक की लड़ाई तो ऐसे गर्दन पकड़ के ले लेंगे अपना हक किसी से। तो सबसे पहला काम जो करना है इस इलाके में वो एजुकेशन का करना है, शिक्षा का करना है। उसके बाद बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, अच्छी सड़कें क्यों नहीं बन सकती? एक विधायक को कोटे से हर साल सड़क का बजट मिलता है, हर साल सारे विधायकों को, चाहे वो पार्टी का है चाहे नहीं है, नई सड़कों का बजट मिलता है। और दुर्भाग्य की बात यहाँ देखो क्या खेल होता है, यहाँ नई सड़क का बजट मिलता है और पुरानी सड़क के ऊपर उसको वो डाल के, नई मटेरियल डाल के और नई सड़क का बजट उठा लेते हैं। तो नई सड़क तो इसका मतलब यह है कि नया उसमें खुद के, और उसमें वो मिट्टी डलनी चाहिए, मिट्टी के ऊपर फिर वो मलबा डालते हैं, क्या डालते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एक सड़क बननी चाहिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, नई सड़क का बजट मिला, उसमें डाल के, सड़क बनी बनाई सड़क के ऊपर डाल के नई सड़क का बजट खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों तरफ। तो मेरे मेन एजेंडा ये रहेगा कि यहाँ पे चुनाव लड़ा जाए, डेवलपमेंट के बेस पे लड़ा जाए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ दाव पे लगाकर अपने इलाके और अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि अपने मुद्दों से भटकूं। साथ ही जो क्षेत्र में आज है, कहीं ना कहीं विकास आप इसे कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो नज़र भी नहीं आएगा। चाहे सड़कें बात हो, सड़कें भी हैं, स्कूल भी अपग्रेड कराए गए हैं, टीचर नहीं है, ये दुख की बात है। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ है, जो हर एक स्कूल है उसको मतलब यूँ कहें कि अपग्रेड कराया गया है, चाहे जहेंजपरी हो, गोपीनाथ हो, ये लगभग 12 से 13 स्कूल हैं, उनको उनकी भी मैं असलियत बताता हूँ आपको। अपग्रेड भी कराया गया है और कॉलेज भी यहाँ है। सुनो मेरी बात, बहुत बहुत चालाकी से समझने की जरूरत है कि ये क्या खेल हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नाम पे ठग रहे हैं। कोई सिंगल ऐसी स्कूल बता दो जिसकी कोई बिल्डिंग बनी हो कि भाई ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, इसकी बिल्डिंग बनी है यहाँ पे। ऐसा बड़ा झोल हो रहा है, जो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं उनको भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। एक स्कूल है और उस पे बोर्ड लगा हुआ था, अब से पहले हिंदी में लिखा हुआ था स्कूल का नाम, वो बोर्ड उठा के कबाड़े में फेंक दिया। एक नया बोर्ड लाए, नए बोर्ड में अंग्रेजी में स्कूल का नाम लिख दिया और इससे कह दिया कि अब अंग्रेजी मीडियम हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। अब एक बात बताओ, टीचर जिसको हिंदी नहीं पढ़ानी आ रही अंग्रेजी में कैसे पढ़ा लेंगे इंग्लिश मीडियम में? ये बच्चों को पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब गांव गांव में अभी प्रदर्शन हो रहे हैं कि यार इसलिए हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम होने चाहिए, वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलाव आना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, टीचर्स आपके पास नहीं है, क्या करोगे इंग्लिश मीडियम में? कैसे पढ़ा लोगे बच्चों को? अरे स्टाफ लेके आए, वो स्कूल की बिल्डिंग पर नाम बोर्ड हटा देने से अंग्रेजी मीडियम थोड़ी हो जाएगा। और इंग्लिश, चाहे आप 10वीं के स्कूल को, 8वीं के स्कूल को 10वीं का कर दो, 12वीं का कर दो, स्टाफ उसमें है नहीं, तो फिर उससे क्या होगा भाई? तो ये पूरा खेल है, इसमें गुमराह करने का, गुमराही का, वो सब खेल चल रहा है। तो वोटर्स को किस तरह मोड़ने की कोशिश होगी? वोटर्स जो हैं कहीं ना कहीं अभी यहाँ की जो हालात है, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि हम वोट कैसे किसी को दें, क्योंकि जायदा जी को हम लगातार देते आए हैं, यहाँ से चुनते आए हैं और हमने उनको चुना है। अब हमें कोई ऐसा मजबूत खिलाड़ी नहीं दिखता। अगर जो मुख्तियार जी हैं उनके साथ मजबूती से डटे रहे, बने रहे, तो क्या लगता है? भाई देखो, मजबूत लू तो कोई सीमेंट का आदमी तो लोहा का आदमी तो है ना, आदमी तो इन्हीं में से किसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत कहीं से बने? मजबूत बने वोटन से। लोग जब हमारे इलाके के इस खेल को समझ जाएंगे, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ घर घर जाके समझाने की, किस तरह का खेल हमारी जनरेशन की जनरेशनों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, जनरेशन की जनरेशनों को बर्बादी की तरफ, गर्द की तरफ ले जा रहे हैं। एक बात बताओ, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, मैं अपने इलाके के लोगों से पूछता हूँ,
एजुकेशन की मिनिस्टर है हमारे इलाके की। बिल्कुल। कोई एक आदमी शिक्षा पे उनका एक बयान दिखा दे, कोई एक मीटिंग दिखा दे। आप सब समझदार हो, मैं इलाके के लोगों को भी कह रहा हूं, बहुत समझदारी से समझने की जरूरत है। जिस चीज का हमारे ऊपर सबसे तंगी हो, तंगी का मतलब भाई सबसे घाटा इस इलाके में एजुकेशन का है, शिक्षा में हम सबसे पिछड़े हुए हैं, तो उस इलाके को अगर शिक्षा मंत्री मिल जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। शिक्षा मंत्री हमको मिली तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि सब लोगों को, इलाके के बुद्धिजीवी लोगों को जमा करते। हो सकता है एमएलए साहब को उस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट 4 लोग और हो सकते हैं। मेरे इलाके के बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या ये नहीं हो सकता था कि उनको जमा करके बिठाते कि हम तब ये बदहाली में हैं और आज हमारी कलम में ताकत है, आज हमारी कलम में जान है, हम पूरे राजस्थान की शिक्षा को देख रहे हैं, तो हम अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं बताओ आप लोग। ये नहीं हो सकता था? ये हो सकता था, लेकिन नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, इसलिए करना नहीं चाहते। एक सिंगल शब्द बता दे मुझे कोई कि कोई एजुकेशन पे सेमिनार किया हो, इलाके के लोगों को जमा करा हो, अनपढ़ लोग हैं भाई साहब, इनको समझाते, इनको बिठाते, तो इनके साथ डायलॉग करते, एक डायलॉग शुरू होता। मैं आपको बता दूं तब्दीली आती कैसे है, जिस समाज में जिस चीज के ऊपर चर्चा होती है उसी चीज की तरफ लोगों के रुझान बनते हैं। इस समाज में शिक्षा की चर्चा नहीं है, और चर्चा करेगा कौन? शिक्षा मंत्री है, उसका मुंह सिला रहता है। और मुझे तो बहुत इस चीज को देख देख के बहुत तकलीफ होती है कि आपको मौका मिला है, राजनीति है, होती रहेंगी, करते रहेंगे हम, आप हमेशा के लिए आप नहीं हो, हम जैसे नौजवान हैं, हम अगर आपसे बेहतर सोच रहे हैं तो हम करेंगे राजनीति और इलाके के लोगों को भी समझाएंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो ये सोच के चल रहा हूं कि आज नहीं मानेंगे तो अगली बार फिर मानेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर मानेंगे। अरे आज मेरी 30 साल की उम्र है जहां मैं राजनीति और चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं। अगर ऊपर वाले ने मुझे सही सलामत उम्र दी तो 60 साल की उम्र तक तो ऐसी है जिसका सरकार ये मानती है कि आदमी काम के लायक होता है। इस साल तक तो मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँगा। मैं ये कहता हूं मत जीते, लेकिन अपने इलाके की बुनियादी बातें मैं करता रहूंगा। एक और बात मैं आपको माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इनके पास इस बार सिर्फ एक वो बचा है मुद्दा कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत लेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने इलाके के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, इनकी मक्कारी को और इनकी बदनीयती को सही समय पे समझना होगा हमको। हम सबको इनके इस हथकंडे को और इस एजेंडे को नाकाम करना होगा। हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है वो इस बार नहीं चलेगा। पूरे इलाके में इस बार उम्मीद की एक किरण है कि यार ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रोफेशन से सीए हूं, सीए भी बनना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। उसके बाद भी उस सब काम को छोड़ के मैं अगर अंदर से रोता हूं, कसम से मैं अपने इलाके के बारे में सोचता हूं ना, बच्चे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कई कई पीढ़ियां अनपढ़ हैं। और आज के जमाने में जबकि पूरे मुल्क में कोई ऐसा 8 से 10 साल के बच्चे, पूरे मुल्क में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं जिसके बच्चे स्कूलों में नहीं हो। और हमारे इलाके में देख लो आप, आज भी इतना बुरा हाल है कि बच्चे स्कूलों से कोसों दूर हैं। कौन सोचेगा इनके बारे में, कौन करेगा बात इनके बारे में? तो इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है, जो लोग समझते हो इस पूरे सिस्टम को, आज के बदलाव के इस दौर को जो समझते हो, ऐसे लोगों का आना बहुत जरूरी है राजनीति में। तो इसलिए हम कर रहे हैं प्रयास। वोटर से क्या एक अपील करना चाहेंगे, क्या एक संदेश उनको देना चाहेंगे? वोटर से मैं हाथ जोड़ के ऐसे यहां तक हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस बार सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो। 5 साल के अंदर अंदर अगर शिक्षा की और व्यवस्थाओं में आपको अद्भुत और अमूलचूल परिवर्तन ना दिखे तो मैं हमेशा कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप जिनको बनाते आ रहे हो उनको और 50 साल बना लेना, लेकिन मेरी अपील है आपसे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मैं अपने इलाके के हर वर्ग के आदमी से गरीब से भी कह रहा हूं, कोठी वाले से भी कह रहा हूं, महल वाले से भी कह रहा हूं कि बच्चे अगर अनपढ़ रहेंगे तो आपके भी रहेंगे, गरीब आदमी के रहेंगे तो अमीर के भी रहेंगे। एक सराउंडिंग में एक आदमी पढ़ा लिखा है और उसकी चारों सराउंडिंग में अनपढ़ ही अनपढ़ लोग हैं, तो आप ये मान लो कि आपका बच्चा भी उन अनपढ़ों की चपेट में एक ना एक दिन आएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं कि मुझे आजमाइए, अभी पूरा 1 साल है, मुझे हर तरह से आजमाइए, और मुझे आजमा के अगर मैं ये लगता है कि ये लड़का सक्षम है, पढ़ा लिखा है, काबिल है और हमारे इलाके के लिए काम करेगा, तो मुझ पर फिर एक बार सिर्फ भरोसा कीजिए। 35 साल से इस परिवार को ढो रहे हैं हम,
इसको एक बार हाथ जोड़ के आप बिठा दीजिए कि भाई खुदा के वास्ते तम पहले और दुनिया का पामन में स्वापी पटकता आया, अब हम त्योहार पामन में स्वापी पटक रहे हैं, तम खुदा के वास्ते अब मान जाओ, या छोरा चुन लियो और फिर देखो 5 साल, सिर्फ 5 साल में अगर आपके बच्चों में एक एक घर से अगर मैंने लड़के नहीं पढ़ा दिए, एक एक घर से मैंने बच्चियां नहीं पढ़ा दी, तो फिर वो कहना जो आप दंड मुझे देना चाहें वो दंड दे देना मुझे। तो ये मेरी अपील है हाथ जोड़ के मेरे इलाके के लोगों से कि आप हालातों को समझते हुए एक मौका दे दें इस नौजवान को, इंशाल्लाह बहुत बहुत खैर रहेगी इस फैसले में। मुख्तियार जी, ये विधानसभा में काफी विकास हुआ है और फिर आपके ख्याल क्यों आया कि भाई मुझे चुनाव लड़ना विकास 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 हुआ है विधानसभा में, वो हुआ है मंत्री जी का, मंत्री जी के बच्चों का, मंत्री जी के बेटे का, उनकी बेटी का। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं भावुक हो जाता हूँ ये सोच के ना कि बताओ इंतहा हो गई, इस इलाके में कोई और आदमी नहीं मिला जिसको प्रधान बना सकते थे हम, इस इलाके में कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको कामा से प्रधान बनाते हम, इस इलाके में कोई व्यक्ति नहीं था जिसको पहाड़ी से प्रधान बनाते हम। अरे किसी आदमी की, भले आदमी मान ले मंत्री जी से नहीं बन रही, कोई जरूरी है क्या? हमारा संविधान भी ये कहता है कि वी आर एग्री टू डिसएग्री, हम किसी भी आदमी से असहमत हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी आदमी की मंत्री से नाराजगी है तो वो प्रधान, और ये प्रधान पहाड़ी का और कामा का प्रधान, सबसे नाराजगी हो गई अपने आप ही। वो मुख्तियार जी लोगों ने चुना है उनको, चुना मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे चुना है लोगों ने, लोगों की गर्दनें दबा रखी हैं। किसी के पास छोटा मोटा केस है या तो लगवा देंगी, नहीं है किसी के पास तो लगवा देंगी केस, किसी के पास पुराना केस है तो उसमें पकड़वाएंगी नहीं, जब तक कि कोई मौका नहीं आ जाए, मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे जहां से उन्होंने जोधपुर से उन्होंने अपने बच्चे की वोट बनवाई लड़के की, तो जोधपुर में अकबर जी ने संघर्ष करके उसकी वोट कैंसिल कराई कि ये आदमी हमारे यहाँ का रेजिडेंट नहीं है तो हम इसकी वोट कैसे बन जाने दें। उसकी वोट कैंसिल करवा दी एसडीएम के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से कैंसिल करा दी, तो फिर उन्होंने अपील में जाके, वहां मंत्री हैं जाहिर सी बात है तो उनकी जान पहचान होगी पूरे सिस्टम में, तो सिस्टम में वहां से जाके वो वोट को बहाल करा लाए। तो वहां से जोधपुर से लड़ना चाह रहे थे तो वहां से भगा दिया उन्होंने, वहां से भगा दिया, तो फिर ऐसी जगह ढूंढी कि जहां से ये देखते हैं कि यार यहाँ कहाँ कमजोरी है, जहां लोगों की कमजोरी है वहां से जाकर टिक जाएंगे। तो ये ऐसे देखते हैं, निर्विरोध नहीं बनाया, वहां से चुनाव लड़ा लाडमका से इसके लड़के के खिलाफ, वहां चुनाव लड़ा, उसका घर गिरवा दिया, आपको नहीं पता, उसका घर गिरवा दिया बाद में इन्होंने, मक्कारों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डराते हैं लोगों को, और मैंने ये कह दिया, मैं तो इनसे पहले भी ना डरे हो, और एक एक बच्चा को डर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इनसे कह दी 5 साल को बालक इन सुना डरब से, 2 साल को बालक इन सुना डरब से, और या चुनाव आ रहा हो या चुनाव में पता चल जाएगी। इनने कोई गांव में ना घुसन दे से नहीं, ये आपका इल्जाम है कि लोगों को डराती है। हाँ। आपको डराया कभी? आप भी उनके खिलाफ बोलते हो? वो डरा रही, 3 दिन तक एसडीएम बैठी रही स्कूल में, जब मैंने चुनाव लड़ना घोषणा करी, मैंने कही जैसी भी सलाह के स्कूल गिरा जाए जब भी ना डर को मैं। पहली बार कई ऐसा आदमी पागल सुपाड़ पड़ो इनको, जो इन सुनो कह रहा हो तुम वो डर पाके दिखाओ। भाई साहब मैं तो फकीर हूँ, फकीर कैसे हूं मैं? मेरे पास खूब नौकरी रही, पैसा रहा, मैं जब भी वैसे ही चप्पल पहनता था, मैं आज भी चप्पल पहनता हूं। मुझे जब भी एसी में रहने की आदत नहीं थी, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मुझे अल्लाह ने नौकरी भी दे दी, मुझे रिसोर्सेज भी दे दिए, मुझे आज भी एसी में रहने की आदत नहीं है। इसलिए नहीं है, मुझे पता था मैं अपने इलाके में काम करूंगा, और ये इलाका ऐसा है यहाँ धरती पे भी सोना पड़ेगा, यहाँ झोपड़ी में भी रहना पड़ेगा। मैं तो भाई साहब एक एक घर में जाऊंगा, अभी रमजान खत्म होते ही पूरी गर्मियां रहेंगी, मैं एक दिन नहीं सोऊंगा अपने घर में, मैं तो घर घर जाऊंगा। आज की डेट में भी पूरे दिन रोजे से रहता हूँ, और पूरे दिन भाग दौड़ करता हूँ, पूरे दिन रोजे से रहता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ। इनका एक दलाल है, उस दलाल ने अभी 5-7 दिन पहले वो पोस्ट लिख के मुझे बदनाम कर रहा है कि ये तो रोजान में भी ना टिक रहो, अल्लाह कोई ना है। अरे नालायको, अल्लाह ने तो कहा है रोजे भी रखो और अपने काम भी करो। इन नालायकों को कौन समझाए? तो ये डरे हुए हैं बुरी तरह से, इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मुख्तार जी, आपने जुनैद और नासिर के लिए धरना भी दिया जी, और शायद आप थाने में भी गए जी, और अब तक उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं है, सिर्फ एक हुआ है। आखिर क्यों? सरकार भी कांग्रेस की है, लोग भी यहाँ कांग्रेस के ही हैं, और फिर भी लोगों के भी भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बयान दिया था, और उसमें हमारे इलाके के चौधरी बोलते हैं जिसको, उसके बारे में मैंने बयान दिया था, और लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई, चौधरी के बारे में ऐसे कैसे कह दिया। मैं ये कह रहा हूं,
चलो आप चौधरी मानते होगे उनको, मैं ये कह रहा हूं भाई चौधरी है, मान लिया चौधरी है, अरे राहुल गांधी, मोदी, फलाना ढिकाना, इनकी तो हम बाद में कर लेंगे। अरे इलाके का कौम का चौधरी जिसको कह रहे हो, कौम का चौधरी का ही आज तक कोई बयान नहीं आया। कौम का चौधरी बीजेपी की सरकार में है वहां, तो कौम का चौधरी क्यों नहीं कह रहा कि उनको पकड़ा जाए? यहाँ उनकी बहन मंत्री है, तो वो सेटिंग बाजी जो है ना, वहां बीजेपी की सरकार है, उसमें उनको भाई वो बना हुआ है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, सरकार का हिस्सेदार है, उनकी जबान नहीं खुलती जनाब। मेरे जैसा आदमी दिन चिल्लाता रहे, कहाँ फर्क पड़ेगा वासु? तो बात यह है कि जो आदमी जिम्मेदार चुन रखा उनकी उनमें जाने का, हमारे इलाके के बहुत संजीदा आदमी है नूर मोहम्मद जी फतेहपुर से। जब ये घटना हुई थी तो उस आदमी को मैं देख रहा था, उस आदमी ने मतलब इतनी संजीदगी से बात रखी, मैं कायल हो गया उस आदमी का। उसने ये कहा, मंत्री जी 2.5 लाख आदमी ने, आप 2.5 लाख आदमी की जो ताकत थी, हमने अपनी वोट के जरिए वो ताकत आप में डाल दी। अब आपको काम है आप सरकार से बात करें, और हमारी ताकत तुम्हें है, हम में ना है। तो जनाब इस इलाके के लोगों की ताकत और इलाके के लोगों की आवाज तो मंत्री जी में है। मंत्री जी तोता बनी हुई है, चिड़िया बनी हुई है, उनकी जबान ही नहीं खुलती। सारे के सारे एमएलए बोले विधानसभा में, हमारी एमएलए क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली कि उधर उसका भाई बैठा है सरकार में, इधर मैं बैठी हूं सरकार में, कैसे बोलूं? सरकार से तो टिकट लेना है ना, इसलिए नहीं बोले। उनका भाई है उधर, उस सरकार के खिलाफ कैसे बोले? उसके भाई का की जो मंत्रालय है वो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है वक्फ बोर्ड का। तो ये सब साठ गांठ है इन दोनों भाई बहनों की, इसलिए ये दबा दी गई आवाज। मुख्तार जी काफी तो मुआवजा दिला दिया है उनको, और अशोक गहलोत भी आए झूठ थे। बोलते हैं मेरे भाई, झूठ बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अशोक गहलोत भी तो सुनो आए थे, मेरी उनके बात, कहने पे ही तो आए थे, मंत्री जायदा के कहने पे। ये तो पूरा इलाका जानता है किसके कहने पे आए थे। मंत्री जी ने तो आप भुत्तेरी इस दुनिया भगा दिया रास्ता में सु, अकहीन मत जाओ। मैं नु कह रहा हूँ आपसु बहुत साधारण शब्दन में, आप सबन के आगे मीडिया वाला के आगे बयान दियो ना, ज्यादा उनकी डेड बॉडियां थी उन भाइयों की, कि भाई इन दोनों परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे। छोड़ दो वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहे, वो आरोपी क्यों नहीं पकड़ में आ रहे, तो चलो मान ली सरकार साथ नहीं दे रही, वो भगे पड़े, कहीं नेपाल भग गए, पंजाब भग गए, मान ली। सरकारी नौकरी की कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे, उस दिन सरकारी नौकरी कहाँ है आज तक? सरकारी नौकरी दे सकते थे ना, सरकारी नौकरी का कहा था, उससे 2 दिन बाद पलट गई। फिर मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री जिस दिन आए उस दिन ये कहा कि होली के बाद नौकरी दे देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी होली का कहा था। तो नीयत सही नहीं है भाई साहब, नीयत सही होती तो मुलजिमों को पकड़ना हो सकता है, उनके हाथ में नहीं हो, सरकार नौकरी देना उनके हाथ में नहीं है। भाई साहब बेवकूफ बना रहे लोगों को यार, हम जैसा आदमी। फिर उसी मामले को लेकर आपको भी हवालात की हवा खानी पड़ी थी। नहीं, मुझे तो हवालात में भेजने से डरते हैं ये, मुझे तो हवालात की हवा नहीं खानी पड़ी। मेरे खिलाफ तो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई ऐसी कमी मिल जाए जो यार हम हवालात में भेज दें। मैं करूँ, मैं तैयार हूँ, वो हवालात में भेज दिए भाई, मैं तैयार हूँ। और मैं हूँ नहीं लिख के, मुझे शौक है लिखने का भी, गीत भी लिखता हूँ। मैंने एक मेवाती का एक गीत लिखा, 2 लोगों को मैं लिख रहा, इंकलाब का गीत, मैंने गीत लिखा। मैं तो मेवात के लोगों के लिए गीत लिखूंगा जेल में जाके भी, तो मुझे भेज दे भाई, जेल में तो तैयार बैठा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, तो वहां लिख लूंगा जो यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ ऐसा? पब्लिसिटी पाने के लिए भी कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ पब्लिसिटी, राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, पब्लिसिटी पाऊंगा। अरे जेल जाऊंगा तो पब्लिसिटी पाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत की बात है? ये तो राजनीति कर रहा हूँ ना मैं, और अच्छे के लिए राजनीति कर रहा हूँ। तो इनमें तो ये डर है, बहुत से लोग मेरे से ये कहते तेरे स्कूल गिरा देंगे। मेरे में डंडा का हाथ अड़ाक बता दिए, शिक्षा मंत्री है खूब, या पूरे देश की, पूरा राजस्थान की, मेरे डंडा के हाथ अड़ाक बता दिए, बता मान जाऊंगा। नहीं मुख्तार जी, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप भी पहले उनके समर्थक रहे हैं, आपने भी उनको वोट दिया है जायदा को, और अब तक इससे पहले आप समर्थक रहे हैं जायदा के, तो आखिरकार ये देखो, ऐसा समर्थक, कौन सा समय आया? मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा आदमी कभी किसी का समर्थक नहीं होता। मैं समर्थक कभी भी नहीं था उनका। हम ये कह सकते हो कि मैंने उनको वोट दिए, ये कह सकते हो आप, मैंने वोट दिए उनको। वोट भी अब ऐसी स्थिति थी कि भाई वोट उनको देने की, जगत सिंह लड़ा था, जगत सिंह को चुनाव जिता के दिखाया। जगत सिंह ने, वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ा, उसने अगर अच्छे काम करे हो तो चुनाव लड़ता नहीं, यहाँ से खुद ही चुनाव नहीं लड़ा, भाग गया यहाँ से छोड़ के। तो ऐसी स्थिति थी, कोई और चुनाव लड़ नहीं रहा था। तो मैंने तो सच्ची बात पूछो तो, मेरी बात सुनो, मैंने तो इसको पिछली बार वोट भी नहीं दिया। मैंने पिछली बार मकसूद भाई को वोट दिया था, मैंने पिछली बार इनको वोट भी नहीं दिया। तो मैं तो इनका वोटर भी नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ, और समर्थक मैं किसी का भी नहीं हूँ राजनेता का। मैं राहुल गांधी का भी समर्थक नहीं हूँ,
मैं विचारधारा का समर्थक हो सकता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, तो मैं उसके साथ 20 किलोमीटर चला। और हमारे एक वो चलाते हैं हम सोशल मूवमेंट शिक्षा ही समाधान के नाम से, मैं उनके साथ 20 किलोमीटर चला। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक आदमी है और जो इस मुल्क में मोहब्बतों की बात कर रहा है। तो विचारधारा थी, तो राहुल गांधी के साथ भी 20 किलोमीटर चले। तो दिक्कत आदमियों से नहीं है। राहुल गांधी अच्छा काम नहीं करेंगे तो राहुल गांधी को बोलेंगे। राहुल गांधी के से हम ट्वीट की उम्मीद कर रहे थे कि जुनैद और इनके लिए ट्वीट करेंगे, तो उस पर भी हमने राहुल गांधी के लिए बोला कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे, गलत कर रहे हैं। तो समर्थक अगर मैं राहुल गांधी का होता तो मैं नहीं बोलता। और राहुल गांधी के साथ भी जिस दिन हमने 20 किलोमीटर यात्रा की, उस दिन हमने राहुल गांधी जी को ये कहा था कि आपकी सरकार के लोग हैं जो जिनका बड़ा योगदान है हमारे इलाके को पीछे रखने में। कोई कह नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है राष्ट्रीय लेवल के नेता को ये कह दे कि आपकी सरकार ने हमको पीछे रखा है। उनको उदाहरण भी दिए 10, लेकिन वो बड़ा आदमी है और उसको ये आलोचना से डरता नहीं है। उसने आलोचना करने के बावजूद उसने हमारी बात बहुत तसल्ली से सुनी। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी है उसमें जहन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना करने से क्या दिक्कत है। अच्छा सीए साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि हम यहाँ कामा क्षेत्र और नगर क्षेत्र या भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई निर्दलीय, आप कह रहे हैं कि भाई मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो यहाँ के लोग क्या निर्दलीय आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, मैंने क्या कहा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि निर्दलीय की और दलीय की बात नहीं कर रहा। अगर मैं टिकट भी लाऊंगा तब भी मैं लोगों से ये कहूंगा कि मुझे टिकट की वजह से वोट मत दो, किसी को भी मत दो। और मैं अकेला कैंडिडेट ऐसा हूं जो इलाके में जाके ये कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को इंक्लूडिंग मी, मुझे भी शामिल करके किसी भी आदमी पे ऐसे भरोसा मत करो कि मैं आ गया तो अब भाई मुझे वोट दे दो। मुझे 1000 बार परखो जांचो। 500 रुपए के सामान लाते हैं मार्केट से, 5 जगहों पे दुकानों पे पता करते हैं किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका दाम अच्छा है। जब खरीदते हैं और हम अपनी नस्लों का भविष्य चुनते हैं, तब हम पता नहीं करें कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसमें कौन ईमानदार है, किसको किस चीज का लालच है, कौन किस लिए चुनाव लड़ रहा है। अरे बताएं ना, चुनाव लड़ने वाले 50 कैंडिडेट हैं कामा में, बताएं ना कौन किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है और लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे। बात यह है भाईजान, टिकट का निर्दलीय और दलीय होना मत करें एक्सेप्ट। मुझे, मैं कहाँ कह रहा हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लें आते ही, मैं तो 1000 बार प्रयास करूंगा, 1000 बार। एक बार में किसी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पकड़ूंगा, रोऊंगा उसके सामने, फिर उसको समझाऊंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, धक्के खा रहा हूं इलाके की भलाई के लिए, और मेरी बातों को 1000 बार परखो ना आप। मैं भाई साहब, मैंने झोंपड़ी भी नहीं बनाई। जब मैंने 2 पैसे कमाए तो सबसे पहले मैंने स्कूल की बुनियाद डाली। और उससे पीछे बताता हूं, मैं जब मैं सीए बना था सन 2015 में, आपको उसका मेरी फेसबुक पे देख लेना, आप 2015 की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे मिल जाएगा आपको, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन है उसका। मुझसे किसी पत्रकार ने आके ये पूछा था कि आपने सीए कंप्लीट की है और इला भरतपुर जिले के आप मेयो कम्युनिटी के पहले सीए बने हो, क्या ख्वाब है आपके। उसको मैंने, जबकि उस जमाने में माइक से भी डर लगता था उसके सामने बोलने से, कपकपाते हुए मैंने उससे ये कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं चाहता हूं कि मेवात इलाका पूरी दुनिया में बेहतरीन शिक्षा के लिए जाना जाए, ये सपना है मेरा। अब मैं 10 साल पहले जब इस सपने की बात कर रहा हूँ और उस पर फिर काम कर रहा हूँ। पहली कमाई से स्कूल के लिए ईंटें खरीदी, स्कूल के लिए जमीन खरीदी, फिर उसके बाद अलवर में हमने कोचिंग का, क्योंकि पैटर्न अभी आने वाले दौर में है, कंसंट्रेटेड कोचिंग्स होती हैं, नीट की, आईआईटी की, सीए की, उसके लिए हम अलवर में कोचिंग चला रहे हैं हमारे साथियों के साथ मिलकर, मॉड्यूलस के नाम से हमारे सौरभ भाई हैं, उनके प्रतिनिधित्व में हम वहाँ कोचिंग चला रहे हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। और चुनाव मत जीते, अगले 10 साल में 10 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, अगर हम चुनाव नहीं भी जीते तो 10 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना के हर आदमी के, गरीब से गरीब के बच्चे को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे साथ से मुख्तार, जिन्होंने आज अपने विचार रखे। चुनाव में आएंगे, किसी पार्टी किसी टिकट के लिए वो नहीं है। अगर टिकट पार्टी दे देती है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती है तो उनके लिए जनता ही एक पार्टी है, जनता ही एक टिकट है। उनका ये कहना है, उनका कहना है कि मेरा उद्देश्य इस समाज को, यहाँ जो ये समाज सोया हुआ है, शिक्षा से दूर है, इसको शिक्षा से जोड़ना है। यहाँ के हर घर के बच्चे को और एक गरीब बच्चे को, यानी कि आखिरी घर तक, उस घर तक जाना है जहाँ शिक्षा नहीं पहुंची है, उन बच्चों को शिक्षित करना है
और अगर शिक्षित होंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं समाज का, क्षेत्र का उन्नति भी होगी और उस क्षेत्र की यूं कहें कि कोई समस्याएं भी नहीं रहेंगी। क्योंकि जब अपनी शिक्षा की बात करें तो अगर बच्चा शिक्षित होता है, जैसे कि आज सीएम मुख्तार अपनी आवाज को उठाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, और जब बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ वो विकास में भी तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इल्म यानी कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें भरतपुर के कामा की, अगर पूरे भरतपुर की बात करें तो उसमें भी कामा को देखा जाए तो शिक्षा में यहाँ अभी भी बहुत पीछे है। और पीछे के साथ साथ यहाँ सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो शिक्षा पे काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नजर नहीं आता है। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो दिल अंदर से टूट जाता है। क्योंकि जब हम लोग किसी को चुनते हैं और चुनने के बाद उसको विधानसभा में भेजते हैं और अपना जब कैंडिडेट को बनाने के बाद जब वो किसी पद पे होते हैं और उस पद पे जिसकी सबसे ज्यादा किसी को जरूरत हो, क्योंकि आज इस क्षेत्र को अगर जरूरत है तो पानी बिजली से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि आज यहाँ का युवा भटका हुआ है। जैसे मुख्तार जी की बातें थी और उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी बात और विचार रखी, कहा कि जनता से मुझे उम्मीदें हैं कि वो हमको चुनेगी और हम जनता के बीच टिके रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर यहाँ का नेतृत्व करेंगे और इस जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, DTV न्यूज। धन्यवाद।